आज से क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना था। तो देखिए आज पेपर डिस्कस करते हैं हम लोग। ये 2018-19 का पेपर है। उस टाइम कोड होता था RCS 301, है ना। कोई बात नहीं। अब देखिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगर वो क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है उस टॉपिक में, तो मैं आपको डायरेक्ट वीडियो नंबर बता दूंगा। आप DSTL की प्लेलिस्ट में जाइएगा और सीधा वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा डिस्कस करने से, टाइम खराब करने से कोई फायदा है नहीं। अगर एज इट इज मैंने कराया है तो मैं केवल वीडियो का रेफरेंस दूंगा आपको, दैट्स इट। जो नहीं हुए हैं उनको मैं दोबारा से कराता जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे फाइंड द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग दिस सेट, ये क्वेश्चन मैंने आपको एज इट इज सीधा कराया है वीडियो 1.2 में। मैं यहां पे लिखता जाता हूं, ये फर्स्ट का ए पार्ट सीधा हुआ है वीडियो 1.2 में, आप देख लीजिएगा। डिफाइन रिंग एंड फील्ड, रिंग एंड फील्ड पूरा डिस्कस हुआ है वीडियो 2.4 में, और रिंग हुआ है 2.4 में और फील्ड हुआ है 2.5 में। फिर ड्रा हैश डायग्राम फॉर D30, D30 तो मैंने नहीं कराया, लेकिन D30 जैसे ये बहुत से कराए हैं तो फिर भी मैं D30 को बता देता हूं कैसे होगा। देखिए आप, फर्स्ट का सी पार्ट, तो D30 का मतलब होता है, क्या हुआ, D30 का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ 30। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अब इसका अगर हैश डायग्राम बनाना, देखिए कैसे बनाएंगे। पहले एलिमेंट लिया मैंने 1 से आगे चला 2, और 1 2 और 3 डिवाइड नहीं होंगे तो 3 ये हो गया। 5 भी डिवाइड नहीं होगा तो 5 इधर आ गया। 1 2 3 5 हो गया ना। अब आया 6, तो 6 2 और 3 से डिवाइड होगा तो इसको मैंने ऐसे कर दिया 6। इसके बाद आया 10, तो 10 2 और 5 से डिवाइड होगा तो मैंने इस तरीके से कर दिया 10। और 15 3 और 5 से डिवाइड होगा तो मैंने इस तरीके से कर दिया 15। और 13 तीनों से ही डिवाइड होगा तो यहाँ पे कर देते हैं हम इस तरीके से 30। तो ये हैश डायग्राम बन गया D30 का। ये था फर्स्ट का सी पार्ट। आगे चलते हैं। फर्स्ट का डी कह रहा है कंट्रापोजिटिव कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, द होम टीम विंस व्हेनेवर इट इज रेनिंग। इसको देखिए, क्वेश्चन दिया गया है द होम टीम विंस व्हेनेवर इट इज रेनिंग। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ इट इज रेनिंग देन होम टीम विंस। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग देन होम टीम विंस। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं P और इसको मान लेता हूं Q। ठीक, अब देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये होता है इफ P, अगर P इंप्लाइज Q है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। मैंने बताया था ये। तो आप कैसे लिखेंगे, इफ होम टीम डज नॉट विन, इफ होम टीम डज नॉट विन देन इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, वेन एवर लगा, इसका मतलब क्या है, इफ दिस देन दिस, है ना। अगर मैं कन्वर्स की बात करता हूं तो कन्वर्स क्या होता है, Q इंप्लाइज P। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ होम टीम विंस, इफ होम टीम विंस देन इट इज रेनिंग, देन इट इज रेनिंग। और इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P हमने किसको एज्यूम किया था, इट इज रेनिंग। तो क्या लिखेंगे, इफ इट इज नॉट रेनिंग, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन द होम टीम डज नॉट विन, डज नॉट विन। तो ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 आइदर स्टार्ट विद a 1 बिट और एंड विथ 2 बिट 00। देखिए इसको, तो जब कोई बाइनरी नंबर हमारा होता है, अगर मैं कहता हूं कि 0 और 1 से बनने वाले दो के कॉम्बिनेशन कितने होंगे, तो आप क्या करते हैं 2 to the power 2 ऐसे ही लिखते हैं, मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मैं कहता हूं 3 से बनने वाली कॉम्बिनेशन होते हैं तो कितने करते हो 2 to the power 3, मतलब लेंथ 3 के बनते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं ना। तो अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 आइदर स्टार्ट विद 1 बिट। ठीक है, ये देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, स्टार्ट विद 1, तो 8 बिट का पूछा गया है कि लेंथ 8 है ना, तो 8 लेंथ में लिख देता हूं। अब पहला क्या कहा है कि स्टार्ट विद ए, तो स्टार्ट विद 1 और एंड विद 00। ये क्वेश्चन है हमारा। टोटल 8 लेंथ के कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, विद स्टार्ट विद 1 और एंड विद 0। तो और लगा है आइदर दिस और 1, दैट मीन्स क्या है, कॉम्बिनेशन लगेगा, है ना। तो पहले हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्ट विद 1, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, स्टार्ट विद 1 के अगर हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 7 में से एक बिट फिक्स हो गई, क्या कि 1 पहली बिट तो 1 होगी, बाकी की 7 बिट कुछ भी हो सकती हैं, तो कितनी होंगी 2 to the power 7, तो आ गया 128। अब क्या कहा है स्टार्टिंग एंडिंग विद 00, तो मतलब स्टार्टिंग की 6 बिट पे कुछ भी हो सकता है, तो कितनी आएंगी 2 to the power 6, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 64। तो स्टार्ट विद 7 128 और एंडिंग विद 64। ठीक, और टोटल बिट कितनी आएंगी 2 to the power 8, है ना। चलिए अब इसको छोड़ दीजिए, 128 और 64 हो गया। अब देखिए इस 1 बिट वाले में एंडिंग विद 00 भी आ रहा होगा, और एंडिंग विद 00 वाले में स्टार्टिंग विद 1 भी आ रहा होगा, तो अब उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसके बाद क्या होगा, स्टार्टिंग विद 1 एंडिंग विद 00, तो 3 बिट फिक्स हो गई, बीच में 5 बिट, है ना। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे 2 to the power 5 इक्वल टू क्या आ गया 32। तो अब आपको क्या पूछा गया है, स्टार्ट विद 1 और एंड विद 00, तो देखिए आइदर दिस और दिस, तो यहां पर क्या मैं लगाऊंगा, और का मतलब एडिशन रूल, है ना। अगर बोथ होता तो फिर मल्टीप्लीकेशन रूल, तो फिर क्या हो जाएगा 128 प्लस 64 माइनस 32 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 160। समझ में आई प्रॉब्लम। 8 लेंथ की प्रॉब्लम हमको निकालनी थी। स्टार्टिंग विद 1, तो 1 बिट फिक्स, 7 बिट इधर, तो 2 to the power 7। स्टार्टिंग में 6 हो गई, 6 बिट, 2 बिट की हो गई, तो 8 तब भी हो गई, तो 2 to the power 6 कितना हो गया 64। ठीक, अब बिट स्ट्रिंग जो ऐसी भी होंगी, एंडिंग स्टार्टिंग विद 1 और एंडिंग विद 0, वो कॉमन वाली माइनस करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 5 बिट, तो 2 to the power 5 32, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये आ गया कितना 160। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फर्स्ट का F, डिफाइन इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो 1.7 में पूरा डिटेल में। इसके बाद सो दैट नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है। डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको मैंने बताई थी, तो ये मैंने 3.6 में डिस्कस की गई है, वहां से आप रिव्यू ले लीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। अब देखिए 2 का A पार्ट, ये सॉल्व करता है। इसमें लिखा है टोटल ऑफ 1 2 3 2 स्टूडेंट्स इन स्पेनिश, तो सपोज करिए n ऑफ s इक्वल टू 1 2 3 2। 879 हैव कोर्स इन फ्रेंच, तो n ऑफ f इक्वल टू 879। 114 हैव टेकन कोर्स इन रशियन, तो n ऑफ r, इससे ले लिया मैंने स्पेनिश एंड फ्रेंच f से, और r से रशियन 114। फर्दर 103 हैव टेकन इन बोथ स्पेनिश एंड
फ्रेंच, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस, बोथ लिखा है ना, तो एस इंटरसेक्शन एफ, दैट इज 103। नेक्स्ट लिखा है 23 हैव टेकन कोर्स इन बोथ स्पेनिश एंड रशियन, तो एन ऑफ एस इंटरसेक्शन आर इक्वल टू 23। 14 स्टूडेंट्स हैव टेकन इन बोथ फ्रेंच एंड रशियन, तो नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन आर हो गया 14। इफ 2092 स्टूडेंट्स हैव टेकन एटलीस्ट वन ऑफ स्पेनिश, फ्रेंच एंड रशियन, तो मतलब वन ऑफ मतलब तीनों का ये कॉमन हो गया, एस एफ आर। ये दिया गया है हैव टेकन एटलीस्ट वन ऑफ दिस, ठीक है। तो वर्ड यूज किया एटलीस्ट, तो फिर ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा यूनियन, है ना। यूनियन की वैल्यू हमको दी गई, यूनियन एफ यूनियन आर, ये कितना दिया गया है 2092। अब निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन अ कोर्स इन ऑल द 3 लैंग्वेज, मतलब नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन आर, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ 3 वेरिएबल वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, एस यूनियन एफ यूनियन आर इक्वल टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ आर। इसके बाद तीनों आपके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन आर माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन आर प्लस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन आर। ये 3 वेरिएबल फॉर्मूला है, मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूं। सीधा वैल्यू रख दीजिए, 2092 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हो गई 1232। नंबर ऑफ एफ की वैल्यू कितनी दी है 879 प्लस आर की वैल्यू कितनी दी गई है 114 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है 103 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 23 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 14 प्लस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन आर। तो ट्रांसफर करके इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन आर इक्वल टू, मैंने कैलकुलेटर्स कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, तो आंसर हो जाएगा 7। 2 का बी पार्ट दिया है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप G, प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ H इज ए डिवाइजर ऑफ G। तो ये लैग्रेंज थ्योरम है और कुछ नहीं, तो ये आपकी वीडियो 2.3 में डिस्कस हुई है। इसके बाद दूसरी थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ओके, ये थ्योरम देखिए, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो पहले साइक्लिक ग्रुप का मतलब समझिए, साइक्लिक मतलब समझिए, साइक्लिक मतलब क्या होता है, कोई भी ग्रुप जो किसी एक वेरिएबल से जनरेट होता है ना, या कह दीजिए उसका ऑर्डर जो है एक एलिमेंट का हो, तो हम उसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं z टू द पावर 0 या z टू द पावर 1, तो इसका मतलब क्या है, z पे पावर लग रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक, है ना। अब देखिए, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो इसका मतलब देखिए क्या होगा, हम कंसीडर करते हैं लेट कैपिटल G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है P, और P क्या है, वेयर P इज प्राइम। हमने मान लिया कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7। मिनिमम प्राइम नंबर क्या होता है 2, 1 नहीं होता है, प्राइम नंबर इज मिनिमम इज 2। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P, जो हमारा प्राइम नंबर है उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो P होगा, है ना। तो अब अगर P होगा तो P मिनिमम P क्या होता है 2, मिनिमम P की वैल्यू क्या होती है 2। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ G इज ग्रेटर देन 1। भाई मिनिमम प्राइम नंबर क्या है 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा ग्रुप का वो ग्रेटर देन क्या होगा 1।
अब हम क्या करते हैं, लेट स्मॉल जी कोई एलिमेंट है जो कैपिटल जी से निकल के आया है। तो जी की लेंथ मैंने बता दी, ये ग्रेटर देन 1 है। सपोज अगर 2 हो तो इसका मतलब क्या है, इसमें दो एलिमेंट होंगे, एक तो हमारा एलिमेंट जो होगा वो एलिमेंट है और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। तो हम ऐसा एलिमेंट कंसीडर करते हैं जी जो कि ग्रुप से बिलोंग करता है बट ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रुप जो आपका ऐसे लिखिएगा, एलिमेंट जी से जो ग्रुप बनेगा वो भी हमारा ग्रुप बनेगा कैपिटल जी, है ना। तो जो इस एलिमेंट से जब आप ग्रुप बनाएंगे वो क्या होगा, कैपिटल जी का सब ग्रुप, या ऐसे लिख लीजिए कैपिटल जी ये ग्रुप, इसको हम लोग लिखते हैं ग्रुप से कि इस एलिमेंट का ग्रुप जो होगा वो, यहां पे लिख देता हूं विल बी सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, ऐसे लिख देता हूं विल बी सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, है ना। तो अगर सब ग्रुप होगा तो कैपिटल जी जो आपने स्मॉल जी से जो ग्रुप बनाया था उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है उसका भी ऑर्डर प्राइम नंबर होगा, है ना। तो अगर प्राइम नंबर होगा तो क्या होगा, इसका ऑर्डर आइदर 1 और प्राइम नंबर, वो भाई प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है या p से डिवाइड होता है। या ऐसे समझ लीजिए कि देखिए मैं शुरू से बता देता हूं आपको, मैंने क्या किया, एक ग्रुप लिया जी जिसका की ऑर्डर p है, ठीक है, जो कि प्राइम नंबर है, मिनिमम प्राइम नंबर इज 2। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैंने एज्यूम किया कि स्मॉल जी कोई एलिमेंट है इस ग्रुप कैपिटल जी का जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो इस स्मॉल जी से जो भी सब ग्रुप बनेगा उसको मैंने मान लिया कि विल बी सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। अब लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है कि जो आपके सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा और जो आपके सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड होगा, उसकी वैल्यू कोई वेरिएबल के होगी। तो अब अगर मैं कहूं कि जो मैंने ये ग्रुप बनाया है कैपिटल जी, इसका ऑर्डर, और जो मैंने एक एलिमेंट स्मॉल जी लिया है इससे जो ग्रुप बना है इसका ऑर्डर भी के होगा, तो इस के की वैल्यू क्या होगी, आइदर 1 और p, आइदर 1 और p। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि इसकी जो ये लेंथ है, इसका जो ऑर्डर है वो 1 से ज्यादा है, तो इसका भी ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो भी हमारा p होगा, है ना। अब देखिए इस सब ग्रुप का भी ऑर्डर p आपने निकाल दिया, और जो आपने ग्रुप ये लिया था इसका भी ऑर्डर आपने p निकाल दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ग्रुप और ये जो आपने सब ग्रुप से जो आपने ग्रुप बना है ये दोनों ही, इसका जनरेटर क्या होगा, p। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल G जो है दैट विल बी अ साइक्लिक ग्रुप। तो हम लिख सकते हैं हेंस कैपिटल G इज अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर p। बात समझ में आ गई। ग्रुप का भी आपने कहा सब ग्रुप का भी ऑर्डर p है और ग्रुप का भी ऑर्डर p है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल जी क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप बी ऑफ ऑर्डर p। तो हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। मैंने ऑर्डर p लेके चला था और साइक्लिक प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ लैटिस। इसके बाद ये प्रूफ है, ठीक है। तो लैटिस वाला जो पोर्शन है, लैटिस की डेफिनेशन तो हम बता ही चुके हैं आपको, ये आपको मैंने बताई थी वीडियो 3.2 में, और जो ये प्रूफ है ये प्रूफ मैं करा देता हूं। इसमें कहा गया है फॉर एनी एबीसीडी इन लैटिस, देखिए इफ ए प्रीसीड्स बी एंड सी प्रीसीड्स डी, प्रीसीड्स का सिंबल है ये, देन ए और सी का लीस्ट अपर बाउंड प्रीसीड्स बी और डी का लीस्ट अपर बाउंड, और ए और सी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रीसीड्स बी और डी का जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो देखिए मैं एक फिगर बनाता हूं, वही बात मैंने बताया था ना कि रफ में फिगर बना लीजिएगा, तो रफ में बनाते हैं हम। पहले एक लैटिस है तो बाउंडेड होगा, तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि एक एलिमेंट ये है, ये बी है,
हमको गिवन क्या है, ए प्रीसीड्स बी और सी प्रीसीड्स डी। तो ठीक है, देखिए इसमें ए प्रीसीड्स बी हो गया और सी प्रीसीड्स डी, ठीक है ना, ए प्रीसीड्स बी और सी प्रीसीड्स डी। अब हमको प्रूफ करना है, पहले ये वाला पोर्शन देखता हूं, है ना। देखिए अगर ए प्रीसीड्स बी होगा तो जाहिर सी बात है हम इससे एक चीज लिख सकते हैं, क्या, कि ए प्रीसीड्स बी, तो फिर ये प्रीसीड्स करेगा बी और डी के अपर बाउंड को, बी और डी के लीस्ट अपर बाउंड को। कैसे, मैं देखिए इसको ऐसे कर देता हूं डॉटेड लाइन से, ये हो गया बी और डी का लीस्ट अपर बाउंड। तो अगर ए प्रीसीड्स बी तो बी प्रीसीड्स करेगा इसको, जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर ही तो है। अगर लिखा है सी प्रीसीड्स डी तो ये भी प्रीसीड्स करेगा बी और लीस्ट अपर बाउंड डी को। ये फिगर केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूं, पेंसिल से बनाइएगा फिर रफ कर दीजिएगा, ठीक। तो देखिए, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए प्रीसीड्स बी लीस्ट अपर बाउंड डी, और इससे हम ये निकाल सकते हैं कि सी प्रीसीड्स बी लीस्ट अपर बाउंड डी। तो इसका क्या मतलब आया, बी लीस्ट अपर बाउंड डी इधर है, बी लीस्ट अपर बाउंड डी इधर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बी लीस्ट अपर बाउंड डी इज अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और सी का जो अपर बाउंड होगा, भाई ये अपर बाउंड हो गया ना, तो बी और डी का मतलब ए और सी के ऊपर ही होगा ना अपर बाउंड का मतलब, बिल्कुल टॉप पे। तो ए और सी का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा दैट प्रीसीड्स बी लीस्ट अपर बाउंड डी। आप यहां पर देख लीजिए, ए और सी का जो भी अपर बाउंड होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां कहीं होगा, तो वो इसको प्रीसीड्स करेगा, ठीक। तो ये हमारी पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, जीएलबी प्रूफ करने के लिए इसी फिगर से देख लीजिए, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं। दूसरा प्रूफ, अगर ए प्रीसीड्स ए जीएलबी सी, कलर चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलिए यहां से दूसरा है। अब देखिए मैं यहां पे एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाता हूं जीएलबी के लिए, तो ए और सी का ये जीएलबी बन गया। तो ए प्रीसीड्स, हमें प्रॉब्लम क्या दिया था कि ए प्रीसीड्स बी और सी प्रीसीड्स डी, है ना। तो अगर ए प्रीसीड्स बी होगा और सी प्रीसीड्स डी होगा तो जाहिर सी बात है ए और सी की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों से प्रीसीड्स होगा क्या, ए भी और सी भी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो नीचे होती है, तो हम लिख सकते हैं ए और सी का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये प्रीसीड्स करेगा ए को, एंड ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सी ये प्रीसीड्स करेगा सी को। वही बात मैंने लिख दी। अच्छा, तो अब मैं इससे ये निकाल सकता हूं कि ए दिस वन सी प्रीसीड्स ए, तो अगर ए को प्रीसीड कर रहा है तो ये बी को भी प्रीसीड्स करेगा, प्रीसीड्स बी, क्योंकि ये प्रॉब्लम में गिवन है हमको, ए प्रीसीड्स बी और सी प्रीसीड्स डी, एंड ए दिस वन सी प्रीसीड्स सी एंड प्रीसीड्स डी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस वन, क्योंकि ये दोनों में है, तो दिस वन इज लोअर बाउंड ऑफ किसका, बी एंड डी, क्योंकि ये ऊपर है प्रीसीड्स में है, तो ऑफ बी एंड डी। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए दिस वन सी, क्योंकि ये लोअर बाउंड में होगा तो प्रीसीड्स बी अपर बाउंड, सॉरी बी जी एल बी डी। आप इक्वेशन से भी देख लीजिए, ए दिस वन सी और बी और डी की अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूं
तो या तो नीचे आएगा, या तो यही होगा, या तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा। अगर इस पॉइंट पे आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोसीड्स करे। अगर इसी पॉइंट पे मैं कहता हूं कि बी और डी का जीएलबी आएगा, तो ये इसको प्रीसीड्स करे, ये इसको प्रीसीड्स करे, क्या फर्क पड़ता है? या बीच में कहीं आ जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम, पहली बात ये प्रूफ हो गई और दूसरी बात ये प्रूफ हो गई।